हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त इसलिए क्योंकि ये इनको तो हम साथ लेके चलते हैं, हमारे गट में ये प्रेजेंट है, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये हमें डिजीज भी तो कॉज करते हैं। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमें डिजीज कॉज करते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो क्या ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है? फो का मतलब होता है दुश्मन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर इस लेसन में हम लेने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे हम जाएं उससे पहले हमें जानना ये होगा कि एग्जैक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है और ये अलग कैटेगरी क्यों है, ये क्यों नहीं हमारे ही कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्या इनमें अलग है जो इनको हमने अलग से क्लासीफाई कर रखा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, अगर इस टर्म को आप तोड़ो, इस टर्म को दो हिस्सों में तोड़ो, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। जब हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है टाइनी एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग। एक ऐसा लिविंग क्रिएचर जो इतना ज्यादा छोटा है कि हम इसे अपने नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। नेकेड आई का मतलब होता है कि विदाउट यूजिंग एनी एड। अब यहाँ पे एड कौन सा हम यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए? ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप से के थ्रू हम इनको देख पाते हैं, इसलिए हम हम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, क्या एक इंसान जो चश्मा लगाता है उसकी आंखों को भी हम नेकेड आई बोलेंगे? तो हाँ, उसको भी हम नेकेड आई बोलेंगे क्योंकि उसकी आंखों की पावर बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग नहीं हो जा रही है। वो चश्मे से उतना ही देख पा रहा है जितना कि हम देख पा रहे हैं। उसने चश्मे को एक करेक्टिव मेजर की तरह यूज किया है, नॉट एज अ मैग्नीफाइंग मेजर। माइक्रोस्कोप क्या करता है? जो चीजें हम नहीं देख सकते, अपने आंखों के पावर से नहीं देख सकते, उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, जिसके वजह से हम उन चीजों को भी देख पाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि इनविजिबल क्रिएचर, जो हमारे नेकेड आई के लिए तो इनविजिबल है, बट वो यहाँ पे इस दुनिया में प्रेजेंट है और उनको हम देखने के लिए क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब ये होते कहाँ पे हैं, किधर किधर प्रेजेंट है? क्या अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे सामने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? यस, पॉसिबल है, क्योंकि मेरे सामने हवा है और हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मेरे गट में भी पाए जा रहे हैं, यानी कि मेरे बॉडी पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो क्या किसी हिमालयन रेंज पे या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह जहाँ पे हम खुद सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा 3-4 लेयर का कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, ऐसी जगह पे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एक आइस कोल्ड रीजन पे है, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है। एक माउंटेन रेंज पे क्या प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, बिल्कुल प्रेजेंट है। हॉट डेजर्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। हॉट डेजर्ट में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट हॉट डेजर्ट में कितना टेम्परेचर होता होगा? 50 डिग्री। लेकिन वॉल्केनो तो एक एकदम जलता हुआ, मतलब क्या ही बोले कि कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वॉल्केनो के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं। समुद्र के अंदर, डीप डाउन इनटू द ओशन, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं। सॉइल के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं। यानी कि इन शॉर्ट क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ के बाहर नहीं पता, लेकिन इस अर्थ पे तो सारे के सारे और जगहों पे, हर जगह कोई ऐसा एक कोना नहीं है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो।
ओके, तो ये तो हर जगह प्रेजेंट है। तो क्या एक ही जैसा, एक ही तरह का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी, बेस्ड अपॉन कि कैसे वो काम करते हैं, क्या फंक्शन है, कैसे दिखते हैं, क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड आल्गे के कैटेगरी में। अब ये फाइनल क्लासिफिकेशन नहीं है, बैक्टीरिया को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बैसिलस। अगर आपको एक स्लाइड बना के दे दिया जाए, माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उस स्लाइड को देख रहे हो और आपको एक रॉड जैसे कुछ क्रिएचर्स दिखे, बहुत माइन्यूट से रॉड जैसे, तो अगर वो रॉड जैसे दिख रहे हैं तो वो क्या है? वो है बैसिलस। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं शेप और साइज के बेस पे। उनके शेप के वजह से अगर वो रॉड शेप हुए तो उनको हम बैसिलाई बोलेंगे, अगर वो कर्व्ड है, कॉमा शेप, एक सी की तरह, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? विब्रियो बोलेंगे। अगर राउंड है तो कोकाई हो गया, अगर स्पाइरल है तो स्पिरुलम हो गया। यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको अलग अलग क्लास में डाल दिया। तो क्या सबको ही हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं? नहीं। फंजाई को देख लो, फंजाई की कैटेगराइजेशन डिफरेंट है। अब सबसे पहले हमारा फंजाई के अंदर हमने मशरूम लिख रखा है, तो क्या मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल नहीं, मशरूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑफ कोर्स इसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, इनफैक्ट अपने डिशेस में भी यूज करते हैं। कितने लोगों का तो मशरूम फेवरेट होगा, तो जिसको हम अपने नेकेड आई से देख पा रहे हैं, उसको खा पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो का मतलब होगा कि बड़ा। ओके, तो मशरूम क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये एक्सेप्शन है फंजाई का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन मशरूम के अलावा जो ईस्ट है, मोल्ड्स है, स्मर्ट्स है, ये सारे के सारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आप इस प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एक फेमस क्रिएचर जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अमीबा। क्यों? अमीबा को क्यों जान रहे होंगे? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा एक ऐसा क्रिएचर है जिसका कोई शेप ही नहीं है, जैसे चाहे ड्रॉ कर दो अमीबा बन जाएगा, राइट? तो ये शेपलेस ऑर्गेनिज्म जिसको हम अमीबा के नाम से जानते हैं, वो किसके अंडर आता है? प्रोटोजोआ के अंडर आता है। ऑफ कोर्स अमीबा को भी देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। यूग्लिना, लेशमेनिया, पैरामेशियम। पैरामेशियम इसकी पहचान बहुत सिंपल है, एक चप्पल जैसा कोई क्रिएचर दिखे तो वो पैरामेशियम है। तो ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? प्रोटोजोआ के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आप इस आल्गे। अब आल्गे अगर देखोगे आप तो इनके पास क्लोरोफिल है, और मैं कैसे बता सकती हूँ कि इनके पास क्लोरोफिल है? क्योंकि दे आर ग्रीन इन कलर, एंड ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज द पिगमेंट जो प्लांट्स और आल्गे को ग्रीन कलर देता है। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, अगर आल्गे अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं तो क्या एक पैरासाइट की तरह या फिर एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की तरह ये इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे? क्या इनको ज़रूरत है किसी और को एज अ प्रीडेटर काम करने की, किसी और होस्ट पे डिपेंडेंट होने की? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसका आंसर बहुत परफेक्ट होगा, अच्छा होगा और साइंटिफिकली करेक्ट होगा, उसको मैं एक थम्स अप जरूर दूंगी। ओके, सो स्पाइरोगायरा, स्टोनवॉर्ड, क्लोरेला, इनके पास तो क्लोरोफिल है, बट डायटम्स यू कैन सी दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल, दैट फॉर दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
बट ये सब कैसे हैं? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोस्कोपिक तो वायरस भी है, तो क्या वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखेंगे? नो, वायरसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों, ये पार्शियलिटी क्यों? वायरसेस को क्यों नहीं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते? वो भी तो टाइनी है, उनको भी तो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो भी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है और ये वर्ल्ड में प्रेजेंट है, इसका बहुत अच्छा सबूत तो हम सबको मिल ही चुका है। जो इस जनरेशन में फिलहाल प्रेजेंट है उन्होंने कोविड-19 के आतंक को तो देखा ही है, पेंडेमिक, हम अपने घरों में लॉक हो गए थे, तो एक ऐसी क्रिएचर को हम क्यों नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते? वेल, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट वायरसेस एक ऐसे क्रिएचर हैं जो अगर एनवायरनमेंट में एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट होंगे तो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने का मतलब है कि ना ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ना कोई मूवमेंट दिखाएंगे, ना मेटाबॉलिज्म करेंगे, ना रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं शो करेंगे जो एक लिविंग का हो। बट जैसे ही एक होस्ट के अंदर जाते हैं, वो होस्ट एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। जैसे ही एक होस्ट के अंदर ये जाएंगे, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये एक लिविंग की तरह काम करने लगते हैं, ये अपने रिप्रोड्यूस भी करने लगते हैं, अपने नंबर को बढ़ाने भी लगते हैं, और जब बढ़ाने लगते हैं तो उससे डिजीज कॉज होता है और इसका अपने प्रेजेंस का ये सबूत दे देते हैं। लेकिन ये कुछ ड्यूअल नहीं हो गया, ये नॉन लिविंग की तरह भी काम कर रहे हैं, लिविंग की तरह भी काम कर रहे हैं, तो इसके वजह से अभी तक इसको एक लिविंग क्रिएचर हम नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग क्रिएचर एक लिविंग होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब एक लिविंग होना चाहिए, और ये रेस्ट ऑफ द टाइम तो लिविंग की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। बट यस, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा तो इनको हम स्टडी ही क्यों कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में? क्योंकि ये टाइनी है, सेकेंडली इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। इवन दो वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो ये कॉज करते हैं और इनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है, इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 हम सबको पता है, मंकी पॉक्स और ऐसे ना जाने कितने सारे वायरसेस इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं। Now, coming back to our original question कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है या दुश्मन है? तो गो टू सी, अगर मैं बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी है, दुश्मन भी हैं। कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो बेस्ड अपॉन कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको हम फ्रेंड बोल देंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको हम एनिमी बोल सकते हैं। वेल, तो कमिंग बैक टू द बेनिफिशियल पार्ट, हम लेट्स सी कि ये एक्चुअली हमें कौन कौन से बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे दादी परदादी पता नहीं कहाँ से कब स्टार्ट हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन कर्ड मेकिंग ये कैसे होता है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको पता हो तो कर्ड हम कैसे बनाते हैं? कर्ड हम बनाते हैं, मिल्क को बॉईल करेंगे, मिल्क को बॉईल करके उसको ठंडा करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर तक लाके, उसमें क्या करते हैं हम, उस मिल्क के अंदर हम डालेंगे कर्ड को, थोड़ा सा कर्ड को हम उस मिल्क के अंदर डालेंगे। जैसे ही वो एक ऐसे टेम्परेचर पे आ जाए जिस टेम्परेचर पे ये कर्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो करे, तो हम थोड़ा सा कर्ड डालेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्टर कल्चर बोल सकते हैं। और जब ये स्टार्टर कल्चर हम मिल्क के अंदर डालते हैं तो इसके साथ साथ क्या उसमें चले जाते हैं, उस मिल्क में चले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? मेनली दे आर लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जैसे ही कर्ड के साथ वो मिल्क में जाता है अपने आप को डबल करने लगता है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने लगता है। और जब ये पॉपुलेशन को बढ़ा रहे होते हैं, इनको एनर्जी चाहिए, इनको फूड चाहिए, तो मिल्क में जो प्रोटीन्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। और जब यूटिलाइज करते हैं तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिल्क में छोड़ते हैं, और जो बचा हुआ मिल्क होता है इनकी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क पे एक्ट करते हैं तो उसको काइंड ऑफ सॉलिडिफाई कर देते हैं। इसीलिए कर्ड को अगर हम देखेंगे तो एक सॉलिडिफाइड कंपोनेंट है। जो मिल्क फ्लोई था, लिक्विडी था, वो काइंड ऑफ सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस सॉलिडिफिकेशन को, इस कन्वर्जन को हम कर्ड बोलते हैं। और ये कर्ड को कन्वर्ट किसने किया? मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के अलावा भी और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कन्वर्जन में रोल प्ले करते हैं, बट हम लैक्टोबैसिलस को ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेन बैक्टीरिया है जो रोल प्ले करता है। और ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये बेसिकली क्या हुआ? फर्मेंट हो गया। अब इसी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं हम अदर प्रोडक्ट में भी, जैसे कि हम जो भटूरे बनाते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, तो उसमें आप नोटिस किए होंगे कि उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? कर्ड होता है। नान रात में फर्मेंट करके रखना है तो फर्मेंटेशन के लिए क्या करेंगे? उस जो डो को बना रहे हैं उसमें हम कर्ड को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए इवन दो हम डायरेक्टली इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इस डो को, फिर भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जा रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ रहे हैं? कर्ड के वजह से आ जा रहे हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या करेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब कुछ इसी तरह से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारा ईस्ट। जो कमर्शियल ईस्ट हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए। ये क्या है? साइंटिफिक नेम है। और नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? ईस्ट बोल सकते हैं। अब ये जो ईस्ट है ये ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। अब ब्रेड मेकिंग में होता क्या है? आप क्या करते हो? डो बनाते हो, और डो बनाने से पहले क्या करते हो कि आप ईस्ट लोगे, ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए रख दोगे। जब आप ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए रखते हो तो उस टाइम पे वो ईस्ट एक्टिवेटेड हो जाता है। और जब एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये ईस्ट अपने एक्टिव फॉर्म में आके डिवीजन के लिए रेडी होता है। और इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? डो में ऐड कर देते हैं। जब हम डो में ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन को और डो को अच्छे से नीट करके क्या करेंगे? इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 30 मिनट्स के लिए। अब इस 30 मिनट्स में क्या होता है कि जो हमारा ईस्ट है, जो ईस्ट डो में गया है, वो डिवाइड करने लगेगा, अपने नंबर्स इंक्रीज करने लगेगा। और जब ये डिवाइड करेगा ईस्ट, जब डिवाइड कर रहा होता है तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। अब इथेनॉल जो होता है वो तो इवोपरेट हो जाएगा क्योंकि हमने डो को एक पतले से कपड़े से ढका हुआ है। और इथेनॉल अगर आपको पता हो तो ये इवोपरेट हो सकते हैं, तो ये तो इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे बात आती है CO2 की, तो CO2 इवोपरेट नहीं हो पाता। जो डो होता है उसके अंदर ये ट्रैप होके रह जाता है। इवन दो CO2 भी गैस है, जब ये निकलना चाहेगा तो वो डो के अंदर क्या हो जाता है? ट्रैप होके रह जाता है। और जब ट्रैप हो जाता है तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक जो हमने जो डो इतना छोटा सा बनाया है, आफ्टर 30 मिनट्स वो डो एक्सपांड हो जाता है, ऑलमोस्ट उसका डबल ट्रिपल हो जाता है उस साइज। अब ये डबल ट्रिपल कैसे हुआ? यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जो CO2 था उसने वॉल्यूम ऐड किया।
जो CO2 था हमारा, उसने क्या किया, वॉल्यूम ऐड किया। अब इस वॉल्यूम की वजह से इफ यू सी, अगर आप टच करोगे डो को ना तो बहुत फ्लफी लगता है, बहुत सॉफ्ट लगता है। हम हल्का सा भी टच करें तो वो उसमें डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब ये सब होता क्यों है, क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट है। अब ये जब ईस्ट को, जब डो रेडी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एक गोली बना लेते हैं जो ब्रेड के फॉर्म में होता है, और उस ब्रेड को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं। अगेन जब हम बेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी ईस्ट प्रेजेंट है, उस टाइम पे भी ये CO2 रिलीज करता है, जिसके वजह से आपने देखा होगा ब्रेड के अंदर कुछ पॉकेट्स जैसे बन जाते हैं, और ये जो पॉकेट्स बनते हैं इसी की वजह से हमारे ब्रेड का टेक्सचर आ पाता है, एक ब्रेड का फ्लेवर आ पाता है। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि मैम हम शुगर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट का फेवरेट खाना है शुगर, और जैसे हम शुगर देते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये ईस्ट जब डो में जाता है तो डो के अंदर भी शुगर होता है, और उस शुगर को ही खा के, अब शुगर आप बोलोगे मैम शुगर नहीं होता, स्टार्च होता है, तो स्टार्च इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च को भी शुगर के ही कैटेगरी में आता है, और उसको यूटिलाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये ईस्ट है अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है, और जब ये नंबर बढ़ाएगा, जब अपने आप को डिवाइड करेगा, उस टाइम पे CO2 और इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, जो इसको हम जिस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे हैं ब्रेड मेकिंग के लिए। ब्रेड मेकिंग एक कमर्शियल बिजनेस भी है, और इसके अलावा जो कमर्शियल बिजनेसेस है दैट इज अल्कोहल, वाइन, चॉकलेट, डो मेकिंग, ये सारे में भी हम कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम बैक टू वाइन। वाइन के केस में क्या होता है कि इट इज द सिमिलर प्रोसेस लाइक डो, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक यूटेंसिल लेंगे, एक पॉट लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम फ्रूट जूस भर देंगे। अब ये फ्रूट जूस मेनली क्या हो सकता है, इस फ्रूट जूस मेनली ग्रेप्स से हम लेते हैं, यू कैन सी द ग्रेप्स ओवर हियर। अब ग्रेप्स का जूस में क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज, ग्रेप्स जूस में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज वी ऑल नो दैट इज अ सिंपल शुगर। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ईस्ट, और जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं इसमें, जैसे हमने ईस्ट इसमें डाला, ईस्ट डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, इसको कवर करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसको लूज कैप करेंगे। लूज कैप क्यों करेंगे, आगे देखते हैं। क्योंकि जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं तो ईस्ट क्या करेगा, अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर्स बढ़ाएगा, अपना क्वांटिटी बढ़ाएगा, अपने ऑर्गेनिजम्स बढ़ाएगा। उस टाइम पे ये क्या करेगा, CO2 एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, और इथेनॉल इज वन फॉर्म ऑफ अल्कोहल। यस, अब CO2 जो है वो इस बार एस्केप कर जाएगा। क्यों एस्केप कर जाएगा, क्योंकि आपको पता याद हो तो मैंने बोला था कि जो ये कैप है इसको हम क्या करेंगे, लूजली कैप करेगा, और लूजली कैप करेंगे तो लूज अगर रहेगा तो यू ऑल नो गैसेस कैन एस्केप फ्रॉम देयर। बट इस बार सिंस ये हार्ड कैप है, यहाँ पे पोर्स नहीं है इस कैप में, तो इस बार इथेनॉल एवापोरेट नहीं कर पाता। इथेनॉल क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रैप होके रह जाता है, और जब ट्रैप होता है तो जैसे जैसे इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ती है, इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ती है यानी कि अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती है, वैसे वैसे जो ये फ्रूट जूस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइन में, और फाइनली हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, वाइन। और ये क्या है, एक कमर्शियल यूज है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नाउ यू ऑल नो हम वाइन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वाइन ऑफ कोर्स जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन वाइन हैज टू बी एज्ड। जितना ज़्यादा वाइन एज्ड होता है उतना अच्छा वाइन उसको कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग वाइन। सो फार वी हैव सीन कि हमने कर्ड मेकिंग देखा, हमने ब्रेड मेकिंग देखा, हमने वाइन मेकिंग देखा, बट अदर देन दिस मेडिकल यूज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किए जाते हैं। अब मेडिकल यूज में क्या किया जाता है, तो हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर मेडिसिन दैट इज एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब वैक्सीन क्या होते हैं, these are killed और attenuated form of microorganism. किल्ड और एटेन्यूएटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या करेंगे हम, हीट किल कर देंगे। अब हीट किल करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये तो मर जा रहा है। अब मरने के बाद क्या ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं करेगा। बट अगर हम इसके आउटर कवरिंग को लें तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इसके कवरिंग पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इन्हीं रिसेप्टर्स को हमारे जो अंदर के जो हमारे फोर्स है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम इन्हीं रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। और सिंस इन्होंने ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसके वजह से उनको पता रहता है कि अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम नाम ए दे देते हैं, अगर ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमें कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, ये हमारे इम्यून सेल्स को पता होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर करता है, उस टाइम पे इनको पता होता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। और ये जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे, उससे पहले हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उन पे अटैक करते हैं और उनको किल करके खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से हमें कभी भी कोई डिजीज का सिम्टम्स दिखता नहीं है, इवन दो वी हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि ये जिंदा होते हैं, बट जो इन पे विरुलेंट रीजन का मतलब क्या है कि ऐसा पार्ट जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम क्लीव करके हटा देते हैं। और क्लीव करके हटा देने की वजह से ये जो हार्मफुल था पहले, वो हार्मलेस हो जाता है। और जब ये हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो अगेन सेम इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और वो रेडी रहती है मेमोरी के साथ कि नेक्स्ट टाइम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है वो जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हम पूरे हथियार के साथ रेडी रहेंगे इनके साथ फाइट करने के लिए। और ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम इनको वैक्सीन फॉर्म में लेते हैं, पहले ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज कर लेते हैं। दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, क्यूरेटिव मेजर्स होते हैं, यानी कि हम क्योर करने के लिए लेते हैं जब एक बार डिजीज हो जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, ये फाइट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी पैरासाइट आपके अंदर एंटर कर रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। जब भी आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो क्या करते हैं, अब रिप्रोड्यूस करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। लेकिन जब ये डिजीज कॉज करते हैं हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल फीवर, कोल्ड, इस जैसे सिम्टम्स, कमजोरी होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद हम क्या करते हैं कि वो हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, जैसे हम मेडिसिन लेंगे वो जाके हमारे बॉडी के अंदर फाइट करेंगे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। और जब ये फाइट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो हार्मफुल माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जो एंटर कर चुका है इसको हम किल कर दें, और किल करने के बाद जब इनके साथ जो लड़ाई एंटीबायोटिक्स जीत जाता है, उनको किल कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट फीलिंग बेटर। बट एंटीबायोटिक्स के साथ सबसे बड़ा कॉशन जो आपको लेना है, जो वार्निंग साइन है, उसको आपको फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 7 डेज का मेडिसिन, बट आफ्टर 2 or 3 days we started feeling good. So what happens? अब दवा लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जब 7 डे का प्रिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि 7 डेज में वो कंप्लीटली जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर गए हैं उनके साथ लड़के एंटीबायोटिक्स उनको कंप्लीटली वैनिश कर देंगी। लेकिन जब आपने 3 डेज के लिए ही मेडिसिन लिया तो पॉसिबिलिटी है सम 5% माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है वो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह जाएंगे, और ये जो हार्मफुल है जस्ट बिकॉज 3 डेज के बाद आपने एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दिया, एंटीबायोटिक्स का लेवल कम हो जाएगा, और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिंस इसका लेवल कम हो रहा है, वो क्या करेंगे, एक अपना ही मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। अब जब रेजिस्टेंस से डेवलप कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये सेम एंटीबायोटिक्स देंगे इनको, तो वही एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करेगा। यानी कि आपको या तो हाई डोज चाहिए उस एंटीबायोटिक का, या तो कोई और एंटीबायोटिक्स चाहिए। और हमारे पूरे ही मेडिकल कम्युनिटी में एंटीबायोटिक्स का नंबर बहुत कम है, और ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसके कारण क्या है, हम खुद। सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि आप जब भी बीमार पड़ते हो, आप क्या करते हो, खुद ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हो, जिसके वजह से क्या होता है कि हम हाई डोज एंटीबायोटिक्स यूज करने लगते हैं, और हाई डोज एंटीबायोटिक्स यूज करने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा, सेकेंडली आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। ये हमें तब तो नहीं पता चलता, तब तो हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, इंस्टेंटली ठीक हो गए, लेकिन आफ्टर सेवरल इयर्स आपको पता चलता है कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स आई कहाँ से, तब आप रीजंस ढूंढने लगते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज आपने हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक कंज्यूम किया। तो एंटीबायोटिक के वार्निंग साइन को सीरियसली लीजिए। अगर आप बीमार होते हो तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही मेडिसिन लें, और जितने दिन के लिए डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उतने दिन के लिए फॉर श्योर आप उस कोर्स को कंप्लीट करो। अगर नहीं करोगे तो आपकी बॉडी इन माइक्रोब से नेक्स्ट टाइम लड़ नहीं पाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मेडिकल। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, यानी कि ये फार्मर्स के भी फ्रेंड है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में, जो हमारा है एग्रीकल्चर वाला लेसन है, उसमें हमने बात किया था मैन्योर का। अब मैन्योर में क्या होता है कि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देंगे, और जब डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं वो मेनली होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके, जस्ट बिकॉज ये वहां पे सॉइल में प्रेजेंट है, ये क्या कर पाते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम देते हैं उनको, उस वेस्ट को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज मैन्योर। और ये मैन्योर क्या होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जाके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा है। एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो टच दिस टॉपिक इन नेक्स्ट चैप्टर, इन दिस चैप्टर इन द लास्ट
लास्ट पैराग्राफ दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। सो वहां पे हम इसको इन डिटेल में कवर करेंगे। सेकेंडली मैंने बोला कि ये डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और डिकम्पोजिशन के थ्रू ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। जब भी कोई भी वेस्ट हम यहाँ वहाँ पे फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके एक्ट करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके सॉइल में एक सिंपल न्यूट्रिएंट फॉर्म में वापस भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है जब हम प्लास्टिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को कंबाइन कर देते हैं। जब प्लास्टिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को कंबाइन करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जस्ट बिकॉज वो प्लास्टिक के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक के लेयर को पास नहीं कर पाते और जो अंदर है वो वैसे ही सड़ने लगता है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। सेकेंडली प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या मेक श्योर करना है कि हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखें और ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग रखें, सो दैट ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डिकम्पोज करके मैन्योर फॉर्म में यूज कर सकें, या तो कहीं पे भी जहाँ पे भी हम डंप कर रहे हैं वहाँ पे वो डिकम्पोज होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर पाए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट गुड बैक्टीरिया जो हमारा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे लिए हार्मफुल है। टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्कूल अप।